फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आप लोग का हमारे YouTube चैनल वीके मैथ मैजिक। और दोस्तों, मैं हूं बीके सिंह और आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 11th की मैथ की शुरुआत बहुत झकास करने वाले हैं। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बता सकते हैं, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं क्या है कि आपके मैथ के मैक्सिमम चैप्टर्स के अंदर ये पार्टिसिपेट करता है। कौन? सेट। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी सेट में पकड़ नहीं है तो कहीं ना कहीं जिस चीज में सेट इन्वॉल्व है वो चैप्टर आपके वीक हो जाएंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी ले लीजिए, कैलकुलस की चीजें ले लीजिए, इन सब में क्या है, इन सब में सेट की बहुत ज्यादा डिमांडेड है। आई बात समझ। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका 11th का सेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं क्या है कि जैसे आप 12th में जाते हो तो 12th की जो मैथ का जो पहला चैप्टर है वो भी सेट पे डिपेंडेड है। तो मीन्स कहने का मतलब क्या है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपके अंदर सेट के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आज के बाद आपको सेट में डर लगना भी बंद हो जाएगा। बहुत से बच्चे ऐसे जो सेट में उलझ जाते हैं। सेट ऐसी चीज है कि इसको देखने में पढ़ने में बड़ा मजा भी आता है और ऐसी चीज है कि इनसे बच्चे बड़ा दूर भी भागते हैं। जिनको समझ में नहीं आता है उनको बच्चे इससे दूर भागते हैं, जो समझ लेते हैं उस सेट को अपने उंगली पर नचाते रहते हैं। अब उंगली पर आप कब नचा पाओगे सेट को? जब आपका सेट के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो में हम उन सभी कॉन्सेप्ट्स को पहले बात करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट्स के साथ में हम क्या करेंगे, अपने एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे जो एक्सरसाइज हमारा है 1.1। ओके, तो सबसे पहले अगर बात करूं समुच्चय के बारे में पढ़ने से पहले, तो यहां पर देखिए एक मैथमेटिशियन है, बहुत अच्छे मैथमेटिशियन है, इनका नाम है जॉर्ज कैंटोर। ठीक है ना, जॉर्ज कैंटोर बड़े मस्त मैथमेटिशियन है और इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने सेट से हम लोग का परिचय कराया। ये क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, ये बैठकर अपने त्रिकोणमिति पे स्टडी कर रहे थे। त्रिकोणमिति पे स्टडी करते करते इन्होंने देखा कि भाई हमने तो सेट का डेवलप कर दिया। उसी टाइम पे इन्होंने सेट बनाया और उस सेट को इस पूरी बुक के अंदर अपनी एक पहचान छोड़ दी, जिसको आज हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। और इस सेट से बहुत सारे मैथ की चीजें भी क्लियर हो जाती हैं। ओके, और सेट के आने से मैथ की बहुत सारी चीजें इजी भी हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपका 11th के लिए जो चैप्टर फर्स्ट है सेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेट से करेंगे आपकी सेटिंग तो मैथ से हो जाएगी सेटिंग। ओके, तो चलिए आज हम करेंगे सेट से सेटिंग। तो सबसे पहले आपने देखा इनके बारे में जाना कि बहुत अच्छे हमारे गणितज्ञ हैं और इन्होंने ही सबसे पहले सेट का हमारे सेट से हमको परिचय कराया। अब मैं चलिए इनसे आपने मिली। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या सेट का डेफिनेशन, सेट का डेफिनेशन क्या लिखा है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं मतलब वस्तुओं के सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? सुपरिभाषित का मतलब है कि अगर मान लो कि अगर मैंने कोई बात पूछा आपसे, कोई भी मैंने बात पूछा और उस बात का आंसर दुनिया में जितने लोग हैं उन सब का आंसर बिल्कुल सेम सेम हो, किसी का आंसर डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर सभी का आंसर सेम आया तो हम कह रहे हैं भाई जो आंसर निकल कर आया है वो सुपरिभाषित है। आई बात समझ। सुपरिभाषित संग्रह को क्या बोलेंगे? समुच्चय। आई बात समझ, समुच्चय बोल देंगे। जैसे समझिए ध्यान से, जैसे मैंने बोला कि ऐसा करो भाई कि आप लोग 1 से 10 तक की गिनती लिखो। मैंने ही डिमांडिंग किया कि भाई 1 से 10 तक गिनती लिखो। हाँ भाई, उसको हम अलग इंग्लिश में अलग बोले, लैंग्वेज में बोलेंगे, पंजाबी में अलग बोलेंगे, अदर लैंग्वेज में उस बात को अलग अलग लैंग्वेज में बोल सकते हैं। बट जब सब लोग उसको राइट करेंगे तो राइट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा? वो आंसर तो यही आएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आंसर तो मेरा यही आएगा और यही आएगा मतलब क्या, सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित है मतलब क्या है, इसीलिए तो इसका सभी का आंसर सेम आ रहा है। जो चीज सुपरिभाषित होता है वो लगभग क्या 100% सभी का आंसर सही आता है। आई बात समझ। मतलब जो पर्सन टू पर्सन वैरी करे। आपने हमसे कोई क्वेश्चन पूछा, हमने भी उसका आंसर वही बताया। आपने अपने मम्मी से पूछा, आपकी मम्मी ने आंसर वही बताया। आपने अपने पड़ोसी से पूछा, पड़ोसी ने आंसर आपका वही बताया। आपने किसी से भी उस क्वेश्चन को पूछा और आपके पास आंसर वही चल के आ रहा है, मतलब वो चीज क्या है? सुपरिभाषित है। आई बात समझ, यहाँ पास समझ में आ गया। चलिए हम आगे तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर सेट की रही बात, अब देखिए ध्यान से, हम यहाँ पर जैसे हमने अभी एक संग्रह कह लिया था कि भाई 1 से 10 तक की चीजें बताओ समुच्चय है या फिर नहीं है। तो आपने क्या देखा कि भाई सभी का आंसर बिल्कुल सेम सेम आ रहा है, मतलब क्या है? समुच्चय है। एक बार और ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। अब इनसे कहा गया भाई ऐसा करो कि आपको इस दुनिया में जो सबसे सुंदर होते हैं, जो सबसे आपको सुंदर लगते हैं, उनका नाम लिखो आप। तो भाई एक को जब ये सी बात है तो ये ने कहा भैया पहली बात मुझे पहली बात पप्पू ज्यादा अच्छा लगते हैं, पप्पू।
पप्पू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरी बात, सर मुझे का सर बहुत अच्छा लगता है सर। सर मुझे रानी मुखर्जी सर मुझे बहुत अच्छी लगती है। सर मुझे कैटरीना सर बहुत अच्छी लगती है। कैटरीना कैफ सर मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ गए। बी से पूछा गया तो बी ने कहा भैया ऐसे बात है, पहली बात मुझे सलमान खान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सलमान खान मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर आमिर खान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फिर पूछा गया था भैया सर मुझे प्रियंका चोपड़ा सर बहुत अच्छी लगती है। फिर अगली बात और बताइए आप। इन्होंने कहा सर मुझे पहली बात का सर जीरो मुझे सर बहुत अच्छा लगता है। जीरो सर इसलिए अच्छा लगता है कि सर कि जीरो से किसी नंबर को सर मल्टीप्लाई कर दो सर सभी नंबर को जीरो कर देता है। किसी भी इंसान को अगर मैं जीरो से सर मल्टीप्लाई कर दूं तो उसकी वैल्यू जीरो के बराबर हो जाता है, इसलिए सर मुझे जीरो ज़्यादा पसंद आता है। तो अगर मैं ए और बी से जब मैंने आंसर्स किया कि सबसे इस दुनिया में जो आपको सबसे सुंदर लगते हैं उनका नाम लिखो, तो भाई ए और बी का आंसर देखिए और मैच करिए, क्या इनका आंसर सेम सेम है? क्या आंसर इसका सेम सेम है? एक आंसर और ले लो। मैंने बोला भाई सी से पूछा, बेटा भाई सी बता तेरे को सबसे सुंदर कौन लगता है? कह रहा सर मुझे इस दुनिया में कोई सुंदर नहीं लगता, मुझे कोई सुंदर नहीं लगता सर। चलो अगला डी से पूछा, डी तुम बताओ भाई। डी ने कहा सर सबसे सुंदर सर मैं ही हूं, मेरे इतना सुंदर कोई है ही नहीं। तो यहां पर अगर मैंने एक क्वेश्चन पूछा, इन चारों लोगों से पूछा कि बताओ भाई ऐसा बात है कि यहां पे मुझे बताइए कि आपको दुनिया में सबसे सुंदर कौन कौन लगता है, तो ए ने अपनी आंसर दे रखी है यहाँ पर, बी ने अपना आंसर दे रखा है यहाँ पर, सी ने दिया कि भैया मुझे दुनिया में कोई अच्छे नहीं लगता है, डी ने कहा सर मुझसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। मतलब क्या है यहाँ पर इन सभी का आंसर क्या आ रही है? चेंज आ रही है। किसी का आंसर एक्यूरेट नहीं है, इसका आंसर कुछ और है, इसका आंसर कुछ और, इसका आंसर कुछ और, इसका आंसर कुछ और है। मतलब क्या है कि जो मैंने क्वेश्चन किया उसका आंसर सुपरिभाषित नहीं है। अगर ये सुपरिभाषित नहीं है तो सर जो मैंने क्वेश्चन किया ना अभी उसको हम सेट बोल ही नहीं पाएंगे। जो मैंने संग्रह किया उस संग्रह को हम मुझे बोल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सर उसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है। आई बात समझ? चलिए ये रही बात एक एग्जाम्पल की। अगली एग्जाम्पल की एक बात और समझते हैं। देखिए ध्यान से, सेट को आपके अंदर ऐसा घुसा दूंगा कि सेट का आप यस भी नहीं बोल पाओगे। ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन और करता हूं। जैसे मैंने बोला क्या, मैंने बोला कि भाई एक क्वेश्चन मैंने किया, सबसे 2% 3 लोग हैं, ए बी और का, ये 3 लोग हैं। इन तीनों से मैंने क्वेश्चन किया कि भाई ऐसा करो 1 से 8 तक के सभी संख्या लिखो। मैंने संग्रह दिया कि भाई बताओ सेट है या फिर नहीं है। तो भाई ए ने जो सॉल्व किया तो इसका आंसर भी क्या रहा सर? 1 2 3 4 5 6 7 8। बी ने भी सर 1 2 3 4 5 6 7 8। क की बात किया सर, का भी यही आंसर आया। मतलब क्या हुआ, जब हमने इनसे क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन के बाद जब मैंने इनका आंसर स्टडी करना स्टार्ट किया तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया? हमने इस बात को ऑब्जर्व किया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा है? सभी का सेम सेम आ रहा है। मतलब क्या है कि जो ये क्वेश्चन में पूछा क्या है, जो ये आंसर है सुपरिभाषित है। अगर इसका आंसर सुपरिभाषित है मतलब कि हमारा समुच्चय कहलाएगा। ये सब समुच्चय हैं। अगर ये समुच्चय नहीं होता, अगर ये सुपरिभाषित नहीं होता तो हम बोल नहीं सकते समुच्चय। तो समुच्चय का मतलब यहाँ पर आई होप समझ में आपको आ गया होगा। चलिए हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं कुछ संग्रह दूंगा, अब बताना आपको सेट है फिर नहीं है। ध्यान से देखिए, व्हाइट बोर्ड पे मैंने कुछ संग्रह लिख रखा है। पहला संग्रह मैंने क्या लिखा? पहला संग्रह क्या है? 10 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याएं। संग्रह है या फिर नहीं है? तक बात चलो ध्यान से देखकर कह रहा है कि 10 से कम सभी। अगर 10 से कम की बात करूं तो भाई क्या क्या आंसर आएगा? 10 से कम की बात करूं तो भाई 1 2 3, सॉरी विषम पूछ रहा है ना, हाँ विषम बात कर रहा है। तो विषम में बात क्या आएगी भाई? 1 3 5 7 9। 10 से कम विषम संख्या हमारा यही होगा। मतलब क्या, इसका आंसर हम बता पा रहे हैं, सभी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मतलब क्या, हमारा जो हमने संग्रह दिया 10 से कम सभी विषम संख्याओं का समुच्चय प्राकृतिक संख्या, वो सब क्या वो हमारा समुच्चय है। क्यों समुच्चय? क्योंकि सर वो सुपरिभाषित है।
सुपरिभाषित कैसे? क्योंकि सर सभी का आंसर सेम से मैच करेगा, किसी का आंसर चेंज नहीं आएगा। हाँ सर, जिसको नहीं नॉलेज है वो अलग मैटर है, लेकिन जिसको नॉलेज है उसका आंसर यही आने वाला है। ओके, वेरी गुड। आगे मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला संग्रह क्या लिखा हुआ? अगला संग्रह लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का मतलब क्या हुआ? अगर आप एक किसी से क्वेश्चन पूछते हो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो सभी का आंसर क्या आएगा? सभी का आंसर यही आएगा, ए ई आई ओ यू। अगर ए ई आई ओ यू आया, इसका मतलब सभी का आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाला है। अगर वेरी करने वाला है मतलब कि जो मैंने क्वेश्चन किया वो सुपरिभाषित है। अगर वो सुपरिभाषित है मतलब वो संग्रह हमारा क्या है? समुच्चय कहलाएगा। आई बात समझ? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आई कि नहीं आई बात? समझ में आ गया? चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है, फटाफट समझते रहिए, बहुत मजा आने वाला है। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपको? कि संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड। संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे सर? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? 210 का क्या करना होगा आपका? सबसे पहले 210 का गुणनखंड करना होगा। 210 का गुणनखंड करते हैं, क्या आएगा? 2 1 कम 2, 2 5 10, फिर 6 3 से कट जाएगा, 3 3 9 3 5 15, 5 7 35। इसका समुच्चय क्या बनेगा? 2 3 5 और 7। ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा सुपरिभाषित है, मतलब हमारा समुच्चय कहलाएगा। 210 के सभी 210 के अभाज्य गुणनखंड। भाई सभी का आंसर यही आने वाला है। किसी से अगर आप इसका पूछते हो गुणनखंड ना, सबका आंसर यही आएगा। आई बस समझ? इसका मतलब ये भी क्या है? ये भी हमारा समुच्चय, ठीक है ना? क्यों समुच्चय? सर ये संग्रह है, सुपरिभाषित संग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल। समीकरण क्या रखा है? कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल। अब भाई मूल अगर सॉल्व करेंगे तो शॉर्टकट में सॉल्व कर रहा हूं, अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आंसर आएगा? x माइनस 3 और x माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर मैं इसके मूल निकालता हूं तो भाई x माइनस 3 बराबर 0, x और क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और x माइनस 2 बराबर 0, x और क्या आ जाएगा? मूल आएंगे। इसका मूल क्या आएगा? इसका मूल क्या आ जाएगा? इसका मूल आएगा 2,3। तो इसका मतलब क्या? ये भी हमारा सुपरिभाषित है, मतलब हमारा समुच्चय कहलाएगा। तो जितने मैंने अभी 4-5 जो भी संग्रह हमने लिया, अभी आपके सामने सारे संग्रह मैंने लिया और सभी का मैंने एक्सप्रेशन अच्छे से कर दिया। मतलब अगर इस प्रकार के संग्रह आपको दिख रहा है तो आप बताओगे कि सर जो भी संग्रह लिखा हुआ है इस प्रकार के जो भी संग्रह होंगे हमारे क्या कहलाएंगे? हमारे समुच्चय कहलाएंगे। आई होप यहाँ पे बात समझ में आई, समुच्चय किसे कहते हैं और कुछ कैसे संग्रह दिए होंगे तो उसको हम समुच्चय कैसे में लिखेंगे। किसी से भी अगर आप इसका मूल निकलवाते हो तो सभी का आंसर सही आने वाला होता है, कुछ और अलग नहीं आएगा। अगर ये आता है मतलब क्या है कि आंसर बिल्कुल सही है और ये सुपरिभाषित है। आई बात समझ? चलिए इसको नोट करिए फटाफट। समुच्चय के अवयव। समुच्चय का अवयव, सदस्य, कुछ भी बोल सकते हैं। सर किसे बोलेंगे? सर समुच्चय के अवयव। तो ध्यान से देखिए, अगर बात करूं यानी कि वस्तुओं का वह समूह, उसका डेफिनेशन क्या लिखा है? वस्तुओं का वह समूह जिनसे समुच्चय बनता है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे क्या? समुच्चय के अवयव या फिर एलिमेंट, सदस्य, कुछ भी बोल सकते हो आप उसको। लेकिन सर किसे बोलेंगे, कैसे बनता है? ध्यान से मैं एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल मैंने क्या लिया कि 10 से कम सभी सम संख्याओं का समुच्चय। अब एग्जांपल में इस आंसर क्या बनेगा भाई? सम की बात हो रही है, नहीं इवन लगा देंगे, 2 4 6 8 यही बनेगा। 10 से कम ही है। मतलब क्या है? ये वस्तु का वस्तुओं का वह समूह है, ये वस्तुओं का समूह है। इन्हीं वस्तुओं के समूह से क्या बन रहा है? समुच्चय बन रहा है। आई बात समझ? क्या लिखवाया गया? वस्तुओं का वह समूह। तो भाई सब वस्तु हैं, तो इनका जो समूह है, इनके समूह से समुच्चय बन रहा है। और इसी समूह सदस्यों को क्या बोल देंगे? अवयव बोल देंगे। मतलब क्या है? ये जो सारी चीज लिखे हुए सब क्या है? ये सब हमारे अवयव कहलाएंगे। और क्या कहलाएगा? आपका समुच्चय कहलाएगा। आई बात समझ? यहाँ पे समुच्चय कंफर्म हुआ। सॉरी, अवयव क्या होते हैं? यानी वस्तुओं के वह समूह जिससे समुच्चय बनता है। भाई अगर ये नहीं होंगे तो क्या इससे समुच्चय बन जाएगा? नहीं बनेगा। सिंपल सी बात, नहीं बनने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अवयव कहलाएगा। ओके, आइए बात समझ में, नोट करिए। अब देखिए एक नोट पढ़ते हैं। एक नोट क्या है? एक नोट देखिए, नोट क्या है कि
समुच्चय के अवयव किसी भी क्रम में हो सकते हैं। पहला नोट हमको ये जानना, ध्यान रखना है। पहला नोट क्या करेंगे, समुच्चय के अवयव किसी भी क्रम में हो सकते हैं। मतलब क्या है, मतलब ये, जैसे ध्यान से मैंने एक सेट लिखा, क्या 1 2 5 7, मैंने एक सेट लिख दिया है। अब इसके जो अवयव वो किसी क्रम में हो सकते हैं। मान लो आपका ये सेट है, इसका मैं अवयव चेंज करूंगा, जैसे मान लो इसका मैंने चेंज किया, क्या चेंज कर दिया, मैं ऐसे लिख दिया 1 5 7 2, तो क्या सेट नया बन गया? नहीं, सेट नया नहीं बना, सेट हमारा वही है, लेकिन क्या हुआ, इसके अवयव के जो क्रम है वो चेंज हो गए। 5 यहां पर था, 5 यहां पर आया, 7 यहां पर, 7 यहां पर आ गया। तो किसी भी अगर हम समुच्चय के अवयव को बदलते हैं, उसके क्रम को चेंज करते हैं, इसका मतलब नहीं कि उस सेट का अस्तित्व बदल गया, कुछ नहीं बदला। सेट हमारा, उसका अस्तित्व, उसका वैल्यू वही रहेगा, बस केवल क्या है, उस सेट के अवयव के जो क्रम है वो बदल गए। आई बात समझ, आई बात समझ। चलिए दूसरी बात ध्यान रखिए, दूसरी बात क्या रखना हमको जानना है, दूसरी बात जानना है कि समुच्चय के अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अबे पुनरावृत्ति का मतलब सर क्या होता है? पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि समुच्चय आपने कोई देखा, उसके अंदर कोई एक एलिमेंट या कोई एक अवयव बार बार रिपीटेड नहीं होना चाहिए। लाइक दिस, यहाँ देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए मैंने एक सेट लिखा, ए बराबर में लिख दिया 1 2 2 3 4 4, मैंने 5 लिखा। अब मैंने पूछा क्या सेट है, आपका आंसर आया गलत। क्यों? क्योंकि क्या लिखवाया गया, समुच्चय के अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कोई सेट लिखा और उसके अंदर आपने किसी भी एलिमेंट को 2 बार 3 बार अगर आपने लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि वो हमारा समुच्चय नहीं कहलाएगा। सर फिर समुच्चय सर कौन कहलाएगा? समुच्चय भाई ये कहलाएगा, इसका समुच्चय सर क्या होगा? इसका सही आंसर ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो दो बात समझ में आई। पहली बात समझ में इसमें क्या है कि अवयव किसे कहते हैं? तो सदस्यों का, वस्तुओं का वह समूह जिसे क्या बोलेंगे, जिसे हम क्या बोल देंगे, अवयव बोल देंगे। ठीक, इसमें मैंने 2 नोट बताया। नोट पहली क्या कि अगर मैं अवयव को किसी भी क्रम में हम लिख सकते हैं समुच्चय के अंदर, मैंने लिख दिया यहाँ पर। और दूसरी बात क्या ध्यान रखने को, समुच्चय के अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे एक बात और समझ से मैंने बोला कि इलाहाबाद लिखो, जिसे बोला इलाहाबाद, या फिर कोई भी ऐसा सेट देखोगे जिसमें अगर कोई भी एलिमेंट बार बार रिपीटेड हो रहा है, मतलब वो सेट गलत है। आप क्या करोगे, उस एलिमेंट को या उस अवयव को या उस सदस्य को केवल एक बार लिखोगे आप। आई बात समझ? ठीक है, इसको नोट करिए। समुच्चय के संकेतन, समुच्चय के संकेतन का मतलब क्या हुआ कि उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ध्यान से क्या लिखा है, ध्यान से क्या लिखा है, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर कैपिटल ए कैपिटल बी डॉट 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 जेड से प्रदर्शित करते हैं। जबकि या फिर वो समुच्चय के अवयव को छोटी अंग्रेजी की छोटे वर्णमाला या छोटे अक्षर स्मॉल ए स्मॉल बी डॉट डॉट स्मॉल जेड से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझ? यानी कि आप जब समुच्चय लिखते हो तो 2 बात ध्यान रखना है कि अगर आपने समुच्चय का नाम लिखा है तो वो नाम हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा, और जो आपने अवयव यूज किया वो अवयव कैसे होंगे? हमेशा स्मॉल लेटर में होंगे। तो ध्यान से देखिए एक बात, यहाँ पर मैं एक ले रहा हूं एग्जाम्पल, फिर समझाता हूं। ध्यान से देखिए, मैं एग्जाम्पल क्या लिया, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो ध्यान से समुच्चय लेते भाई, पहली बात क्या होगा, इसका वर्णमाला स्वर क्या होगा? ए ई आई ओ यू। तो ये क्या है? ये सब अवयव है। समुच्चय के अवयव को मैंने स्मॉल लेटर से लिखा, और इसके समुच्चय का नाम किससे लिखेंगे? कैपिटल बी से। यानी कि ये हमारा क्या है? ये हमारा समुच्चय का संकेतन, या बोल सकते समुच्चय को नोटेशन है, कैसे हम सेट को प्रदर्शित करते हैं। इस बात को ध्यान रखना है कि कभी हम सेट लिखेंगे तो ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि आप इसके बड़े लेटर को इधर लिख अवयव में, इधर स्मॉल लेटर, रॉन्ग हो जाएगा।
हमेशा आपको समुच्चय को या बोल सकते हैं, इस देखो समुच्चय को किससे लिखेंगे, समुच्चय का जो नाम होगा उसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिख देंगे, और जो इसके अवयव होंगे, अवयव उसको किसमें लिखेंगे हम लोग, हमेशा स्मॉल लेटर में लिख देंगे। आई बात समझ इतनी? ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक, कुछ महत्वपूर्ण सिंबल देखिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक कैसे, जैसे मान लीजिए पहला मैंने क्या बोला, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, क्या होता है, बिलोंग्स, इसको भी लिखते हैं बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। आई बात समझ। दूसरी बात, इसको पढ़ेंगे नॉट, नॉट बिलोंग्स टू। इन सभी का मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी, सब आगे पढ़ाते जाऊंगा तो बताऊंगा यहाँ पे कैसे कैसे चीज होता है, इसको कहाँ कैसे यूज करेंगे। ओके, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड नंबर हमारा हो जाएगा या फिर आपको 2 पॉइंट दिख जाए या फिर एक कॉलन दिख जाए तो क्या बोलेंगे, सच, सच, इसको हम दैट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सच दैट। आपको इसको या फिर ऐसे कॉलन होगा, क्या पढ़ोगे आपको उसको, सच दैट पढ़ोगे। तीसरी बात, अगर मान लो आपको उल्टा ही बना दिया गया, इसको पढ़ेंगे क्या, फॉर ऑल, क्या पढ़ेंगे, फॉर, इसको हम ऑल पढ़ेंगे। आई बात समझ। अगली बात, अगर मान लो आपको ऐसे सेट के अंदर, अभी मैं सेट लिख रहा तो बार बार ऐसे कॉमा लगा रहा, कॉमा लगा रहा, इसका मतलब इसको हम सेट में कॉमा के नाम से नहीं आनेंगे, इसको हम बोलते तो कॉमा है, लेकिन जब जैसा सेट के अंदर इसको यूज करेंगे इसका मतलब होता है एंड या फिर और हो जाता है। आई बात समझ, एंड या फिर और। ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक जो सेट में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत ज्यादा आपका हेल्प करेंगे सेट को लिखने में। आई बात समझ, और सेट को पढ़ने में। पढ़ लिखिए फटाफट इसको। समुच्चय और अवयव के बीच में संबंध। अब मान लो समुच्चय और अवयव के बीच में संबंध को कभी कभी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को जानना बड़ा जरूरी होता है। ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है, इस संबंध को ग्रीक भाषा के अक्षर, ग्रीक भाषा के अक्षर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन लिखा है, एप्सिलॉन ऐसे बनवाता है, उसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है ना, एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। उसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन पढ़ेंगे, लेकिन उस सिंबल को हम जब सेट के अंदर यूज पढ़ते हैं करते हैं, उसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है ना, करते हैं, इसे बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। आई बात समझ। इस संबंध को एप्सिलॉन से, सॉरी इस संबंध को लिखते समय, इस संबंध को लिखते समय एप्सिलॉन के बाईं ओर अवयव को तथा दाईं ओर समुच्चय को लिखते हैं। आई बात समझ। तो एक बात समझनी है क्या, कि भाई इस अवयव और समुच्चय के बीच संबंध करने के लिए एक हम ग्रीक भाषा के अक्षर को यूज करते हैं जिसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं, ठीक है ना, और उसको सेट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू, और उस बिलोंग्स टू के बाईं ओर क्या होगा, आपके अवयव होंगे, और उसके दाईं ओर क्या होगा, आपका सेट का नाम होगा या फिर सेट होगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, समझते ध्यान से, और इसको तो नोट करने समझ सकते हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई ये क्या है आपका, यही तो बिलोंग्स टू है, यही तो बिलोंग्स टू बताया था। इसके इधर यानी कि बाईं ओर क्या होंगे, हमेशा होंगे अवयव होंगे, इधर क्या होंगे, इधर हमेशा समुच्चय का नाम होगा या फिर समुच्चय होगा। आई बात समझ, ये बात आपको ध्यान रखनी है, या तो बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक। अब यहाँ पे और बात जानने की जरूरी है, यहाँ पे बात ही जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिखा, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा, मैंने सेट लिखा कि भाई मैंने लिखा सेट ए बराबर क प 3 5 डी बी, कुछ भी लिख दिया, सॉरी मैंने सेट लिख दिया, मैंने सेट लिखा यहाँ पर। अब मान लो कि भाई इसमें मुझे कोई एक संबंध दिखाना है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, क बिलोंग्स टू ए। मतलब क्या है कि क एक ऐसा अवयव है जो ए सेट में या ए समुच्चय में उपस्थित है, तो भाई सही बात इसमें उपस्थित है। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क बिलोंग्स टू क प 3 5 पी, आप ऐसे लिख सकते हो। आई बात समझ, ये रहा बिलोंग्स टू। और दूसरी बात, जैसे मैंने बोला क्या, च ए। अब मुझे बताओ एक बात ध्यान से, क्या च ऐसा अवयव, क्या च एक ऐसा अवयव जो सेट ए में है, क्या सेट ए में है, नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू, मतलब हो सकता है च नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब च एक ऐसा अवयव है जो हमारा ए समुच्चय में नहीं है। आई बात समझ। चलिए फटाफट इसको नोट करिए। अगला हेडिंग,
समुच्चय को निरूपण करने की विधियां, समुच्चय को निरूपण या समुच्चय निरूपण की विधियां। तो सिंपल सी बात है भाई, समुच्चय को निरूपण करने की विधियां हमेशा दो ही होती है। कौन कौन सी होती है? दो विधियां होती है। कौन कौन सी? पहले तालिका या सारणी विधि, दूसरा क्या है? दूसरा है नियम या समुच्चय निर्माण विधि, नियम या समुच्चय निर्माण विधि। तो यानी इन दो विधियों को यूज कर हम किसी भी समुच्चय को लिखेंगे। आई बात समझ? किसी भी समुच्चय को निरूपित करेंगे। ओके, चलिए मूव करते हैं। पहला टाइप हमारा क्या है? पहला हमारा टाइप क्या है? तालिका या सारणी विधि द्वारा किसी समुच्चय को कैसे लिखेंगे। इसका डेफिनेशन देखिए, इसका डेफिनेशन क्या लिख रखा है? लिख रखा है कि इस विधि में समुच्चय के सभी अवयव को मझले कोष्ठक, जो मझला कोष्ठक के में लिख कर तथा इनके अवयव को एक दूसरे से अलग रखने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या है कि मतलब सिंपल सी बात है भाई कि इस विधि में समुच्चय के जितने भी सारे अवयव होंगे उसको हम एक मझले ब्रैकेट में लिखेंगे और उसके सारे एलिमेंट्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए हम वहां पे कॉमा का यूज करेंगे। और कॉमा को पता है ना, वो क्या पढ़ते हैं? एंड या फिर और पढ़ते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं क्या? प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक, यहां देखिए ध्यान से। अब इसमें क्या होगा? इसमें जो भाई कौन कौन से, बताओ मुझे कौन कौन से अवयव होंगे? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, तो सर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4 और 5। हमको पता है कि भाई यही होगा, हमने ठीक है लिख लिया। अब इसको वो किसमें लिखना? तालिका या सारणी विधि लिखना। तो पहली बात क्या लिखा? इस समुच्चय के सभी अवयव। तो भाई प्राकृतिक से मतलब नेचुरल नंबर है। अब इसके जितने भी अवयव हैं इनको लिखेंगे पहले मझले कोष्ठक में लिख देंगे, फिर उसके बाद इसके सभी एलिमेंट्स को एक दूसरे से दूर करने के लिए क्या यूज करेंगे? कॉमा का यूज कर देंगे। कर दिया कॉमा का यूज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये जो सेट लिखने की जो मेरी विधि है ना, ये सेट लिखने की जो विधि है, ये कौन सी विधि है? हमारी सारणी विधि है। सबसे सिंपल आपका जो सेट लिखने की जो विधि है वो हमारा सारणी विधि मतलब तालिका विधि थी। आई बात समझ? ये जो विधि है ये विधि बहुत सिंपल है, बहुत इजी होता है। आई बात समझ? नोट करिए इसको। दूसरा, नियम या समुच्चय निर्माण विधि। ये भी विधि बहुत अच्छी है, थोड़ा टिपिकल हो जाती है बच्चों के लिए, बट बहुत अच्छा, बट बहुत सिंपल है। ओके, चलिए देख क्या लिखा है। कहले इस विधि में यदि कोई ऐसा समुच्चय हो कि उनके सभी अवयव में कोई विशेष गुणधर्म हो तो सभी अवयव को मझले कोष्ठक में कोई चर x या y लिखकर सभी अवयव के उभयनिष्ठ गुण के आधार पर उनकी व्याख्या कर दी जाती है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि भाई अगर आपने कोई समुच्चय देखा है तो उस समुच्चय के अवयव के बीच में कोई ऐसा विशेष संबंध होगा। अगर आपको संबंध दिख गया तो ऐसा करो कि आप एक मझला ब्रैकेट बनाओ और उस मझले ब्रैकेट के अंदर आप कोई चर x या फिर y ले लो आप, ठीक है ना। x y लेकर फिर क्या करो? आप उसके एक्स वाई लेकर फिर क्या करो? जो आपने गुणधर्म देखा उनके बीच में उसको क्या कर दो? आप एक्सप्लेन कर दो, उसकी व्याख्या कर दो। हमारा क्या बन जाएगा? सेट बिल्डर विधि, बोल सकते हैं समुच्चय निर्माण विधि। एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। सब लिखा क्या? अंग्रेजी एग्जाम्पल ध्यान से, यहाँ पर एग्जाम्पल की अंग्रेजी वर्ड माला के अक्षरों का समुच्चय। अब भाई अब मुझे किसकी विधि से लिखना है? मुझे लिखना है नियम या समुच्चय निर्माण विधि से लिखना है। तो कैसे लिखते हैं? बोला गया भाई कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। सिंपल सी बात है, हम एक बनाएंगे, क्या महिला ब्रैकेट बनाएंगे। अब स्वर वाला बात हो रहा था, यानी वॉवेल्स हो जाएगा। वॉवेल्स एक महिला मैंने ब्रैकेट बना दिया, ठीक है। अब इसमें कोई चाहे आप कोई सा अक्षर ले लो, चाहे एक्स ले लो चाहे वाई, कोई मैं ले लेता हूँ, चलो एक्स। तो एक्स सच दैट एक्स। अब आपको क्या दिखा? आपको दिख गया कि भाई वो जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे वो अंग्रेजी वर्डमाला के अक्षर होंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स एक अंग्रेजी
अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। मतलब क्या है कि एक्स सच दैट एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। ये हो जाता है निर्माण विधि। तो आपने कोई अक्षर एक्स वाई ले लिया, कोई भी अक्षर ले सकते हो, उसमें भाई उसकी जो गुण है उसको गुण को लिख दो आप कि भाई एक्स क्या है, एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। चलो एक बात और समझाते हैं आपको, एक बात और एग्जाम्पल और लेते समझ में ध्यान से आएगा। जैसे मैंने क्या लिखा, 10 से कम सभी प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। ठीक है ना। अब यहां पर क्या होगा भाई, 10 से कम कौन कौन से हो जाएंगे, सेट का सिंबल कैसे होगा, एन से होगा, नेचुरल नंबर होगा। अब मैं कोई अक्षर ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, तो हमने लिया एक्स सच दैट एक्स बराबर एन। ठीक है ना। हमने माना कि जो एक्स की वैल्यू हो वो एन के बराबर होगा। दूसरी बात क्या है, और एन क्या है, एन एक नेचुरल नंबर है, यानी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी एन नेचुरल नंबर में से ही आएगा। और दूसरी बात क्या है, इसकी लिमिट कहाँ से होगी भाई, इसकी लिमिट 10 से कम है ना, मतलब क्या है, एक या एक के जीरो बराबर होगा, एन की वैल्यू और क्या होगा, और हमारा 10 से क्या होगा, कम होगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार हम किसी भी समुच्चय को सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर बोल सकते हैं समुच्चय निर्माण विधि से लिख सकते हैं। आई बात समझ। चलिए इसको नोट करिए फटाफट यहाँ पे।